उत्तराखंड की रजत जयंती को लेकर आयोजित विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी। कहा गया कि सदन में युवा उत्तराखंड आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सदन में ज्यादातर समय तक तू मैं की राजनीति हुई। अध्यक्ष जी, बोलिए। हमने कब बोला कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको सरकार ना निकाले? हमने कब बोला कि उनको आप प्रश्न निकाले? आज विशेष की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक एरिया को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? आप एक एरिया को ये सवाल सत्ता से किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष 9 नवंबर को पूरे होने वाले हैं। इन 25 वर्षों में प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही। मौजूदा वक्त में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि बीजेपी की सरकार में राज्य तेज गति से तरक्की कर रहा है, जिस पर विपक्ष के सवाल हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में आगे के रोड मैप को लेकर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जहां जनहित की समस्याओं के जरिए सरकार को निशाने पर लिया, तो सत्ताधारी पार्टी ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया। कई मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के लोग आमने सामने भी आए। 3 दिवसीय सत्र में पहले दिन राष्ट्रपति का संबोधन हुआ, तो दूसरे दिन सीएम धामी ने सदन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर जोर दिया। राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। आखिरी दिन डेमोग्राफिक चेंज पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। चक्राता से कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने जब सदन में ये बात को कहा कि भारतीय कानून के मुताबिक देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में रह सकता है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि अवैध रूप से कोई भी नहीं रह सकता है, तो बहस शुरू हो गई। प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर कोई विदेशी अवैध रूप से यहां रह रहा है तो उसे बाहर करने का काम केंद्र सरकार का है, और अगर उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है तो फिर यह सरकार की विफलता है। प्रीतम सिंह ने कहा कि दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को राज्य सरकार ने इजाजत दी है, यहां आकर जमीन खरीद सकता है, तो लोग रहेंगे इसी हिसाब से। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि चर्चा डेमोग्राफिक चेंज की होने लगी। आपको बता दें कि बीजेपी किस तरीके से कार्य कर रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है। विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि नदी, नालों और पुलों के नीचे लोग अवैध रूप से बस चुके हैं, जिस पर कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम देश के किसी हिस्से में जाकर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो क्या ये सदन उसको रोक सकता है? लेकिन गैर कानूनी रूप से नहीं रह सकता है ना। मैंने कहा ना कि अगर कोई विदेशी नागरिक है तो यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि वो ऐसे नागरिकों को यहां से निकालने का काम करें। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने जो है गैर जिम्मेदाराना काम किया। नहीं, विदेशी नहीं, अगर इस देश का रहने वाले भी कानून का उल्लंघन करेगा, अरे उल्लंघन वो उसको तो रोका जाएगा। एक मिनट, माननीय विधायक जी ने कहा कि उल्लंघन करेगा। अरे भाई, उल्लंघन आप करें, मैं करें, तो सजा तो मिलेगी। इसमें क्या, उसमें तो आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। भाई, संविधान, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात हो रही है। वो तो भाई, अगर इसी संविधान ने मूल निवास को परिभाषित किया है, जरा उसको पढ़ लीजिए, एक बार थोड़ा क्लियर कर लीजिए। नहीं, अगर यही अवधारणा है तो ये प्रदेशों में मूल निवास की अवधारणा कहां से आ गई? इसी संविधान ने सारे प्रदेशों को एक अधिकार दिया है, और उस प्रदेशों में एक अवधारणा है कि उसका मूल निवासी डिफाइन होगा। आप उसको भी साथ साथ लीजिए ना। मैं किसी आने जाने पे कोई रोक टोक थोड़ा है, कौन मना कर रहा है? लेकिन हक हकूक की जब बात हम करते हैं, जब मूल निवास के अधिकारों की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अवधारणा लागू होती है। आप उस पर भी चर्चा कर लीजिए। कल आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। आप होती मेरी चर्चा और आसान हो जाए। आप 25 मिनट हो आप थे गए। नहीं। 25 मिनट हो गए। 25 मिनट, बस 2-3 बातों को कहना चाहूँ। 25 मिनट हो गए। 5 मिनट में आप मैं उसके बाद, मैं माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, 25 मिनट, अब इतना वाक्यों को हम नहीं बोलने देना। नहीं, 25 मिनट आपने बोल चुके, 5 मिनट हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र हम कब करें? व्यवस्था आप करिए ना, मैं कहां कह रहा हूं मत करिए आप व्यवस्था। आपने दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को ये इजाजत दी है कि आप जो यहां आकर के जमीन खरीद सकते हैं। जब आदमी जमीन खरीदेगा तो निवास तो करेगा ही करेगा ना।
अगर आप उसको जो जिन चीजों से आप उनको वंचित करना चाहते हैं वंचित करिए, मैं कब मना कर रहा हूं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं चमोली जी, मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं। अरे भाई आप उसको गलत डायरेक्शन में मत लीजिए ना, आप सही बात कीजिए। डायरेक्शन नहीं आप समझ पा रहे। हम यहाँ जितने बैठे हैं उत्तराखंड के निवासी बैठे, ठीक है ना। मूल निवास को संविधान ने डिफाइन किया, सुन लीजिए, संविधान ने डिफाइन किया है। तो कहीं ना कहीं जो हम मूल निवासी हैं, वो हरिद्वार का भी हो सकता है, उधमसिंह नगर का भी हो सकता है, गढ़वाल का भी हो सकता है, कहीं मूल निवासी होगा, उसके अधिकारों को संरक्षण देना विधानसभा काम है कि नहीं? ये सवाल तो सत्ता से किया जाए, तय करिए ना, डिबेट हो रहा है ना। माननीय प्रीतम सिंह जी ने आर्टिकल 19 को उद्धृत किया, 15 को। चलिए 50 को भी आपने, 19 भी इस बात की इजाजत देता है, प्लीज आप। और मैंने रिपीटेडली कल वाले उसमें भी मैंने आर्टिकल 19 को संदर्भित किया। और शहजाद जी आपसे भी कह रहा हूं, आपने कुछ बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं निरंतर इस बात को कह रहा हूं। मैंने कहा था कि पहाड़ के सरोकारों की कठिनाइयों की बात करना मैदान का विरोध नहीं है, मैंने इसको स्क्वायरली मेंशन किया था। पहाड़ों की दुश्वारियों की चर्चा करना मैदान का विरोध नहीं है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड एक है। एक मिनट प्लीज प्लीज। अब रहा डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज होने का विषय, ये इतना सिंपल नहीं है जो बता दिया जा रहा है कि 2.5 गज में आकर के खरीद रहे तो क्या है। सच यह है कि आप उत्तराखंड के बहुत बड़े भूभाग में नदी, नाले, खाले, पुलों के नीचे सरकारी जमीनों के ऊपर देखिए तो मास इन्फ्लक्स है, मास इन्फ्लक्स। हजारों की तादाद में लोग आकर के जिनकी एंटीसीडेंट्स कोई वेरीफाइड नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए। हमने कब बोला कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको सरकार ना निकाले? हमने कब बोला कि उनको आप बचाने का काम करें? हमने बंधुनपुरा का कहा तो उसके ऊपर कहने लगे कि हम किसी बिरादरी विशेष की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये सवाल सत्ता से किया जाना चाहिए। सिंह जी, ये सवाल सत्ता से किया जाना चाहिए। सवाल सत्ता से पैदा कर रहे हैं, ये आपका काम है। तो डेमोग्राफी चेंज को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिल रही है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का समापन हो गया है। 3 दिवसीय सत्र में पक्ष और विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ बहस हुई है। 3 दिनों तक तू मैं की सिर्फ राजनीति हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो हम सोच रहे थे और जो इस पूरे सत्र का निचोड़ निकला वो डेमोग्राफी चेंज निकला। अब बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया तो विपक्ष ने कुछ खामियों को गिनाया। किसी सरकार में तेजी से बदलाव की बात यहां पर दर्शाई गई तो 25 वर्षों में कितना बदलाव हुआ है, देवभूमि उत्तराखंड कितना बदला है, इस पर भी चर्चा हुई। राज्य गठन के 25 वर्षों बाद भी पलायन आज भी जारी है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। पहाड़ों में आज भी हजारों गांव पूरी तरह से सड़क से वंचित हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। हजारों लाखों परिवार आज भी पानी के लिए परेशान हैं। ये एक और बड़ी समस्या है। पहाड़ी जिलों में शिक्षा व्यवस्था पर आज भी सवाल उठ रहे हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे प्रमुख प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और इसी पर बहस छिड़नी चाहिए थी। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का फिलहाल समापन हो गया है क्योंकि हम रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। उससे पहले 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया जिसको 1 दिन और बढ़ाया गया, यानी कि 3 दिन का ये विशेष सत्र चला जिसमें बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन इस पूरे विधानसभा सत्र का क्या कुछ निचोड़ लगा और आखिरकार इससे क्या आगे आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार हो गया है? क्या सरकार के पास अब वो विजन, वो क्लैरिटी, सब कुछ उनके हाथ में है? ये आज बहुत सारे सवालों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर जो बड़ा सवाल उठ रहा है, शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, पलायन को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, यानी कि मूल विकास को लेकर आज भी मुद्दा जारी है। लेकिन इस ओर सरकार क्या 25 वर्षों के रोड मैप को लेकर जो तैयारी कर रही है, जो विचार विमर्श हो रहा है, मंथन हो रहा है, क्या उसके जरिए सरकार के पास वो विजन तैयार हो चुका है कि मूल विकास किस तरीके से किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में अभी और विकास की जरूरत है और किन क्षेत्रों में आज तक विकास का कुछ भी नहीं पहुंच पाया है। ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश तरक्की की राह में है और कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद, यानी कि इस 25 वर्ष के रोड मैप को जो इन 3 दिन के सत्र से निचोड़ कर निकाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड का नाम भी शामिल होगा इन 25 वर्षों में। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी, क्या इन 25 वर्षों में क्या तकदीर बदलेगी, वो तस्वीर बदलेगी जिसकी अपेक्षा उपेक्षा सब हम लोग करते आए हैं। क्या वो हमारे आंदोलनकारियों का सपना पूरा होगा जो कि अग्रणी राज्यों की लिस्ट में उत्तराखंड को शुमार कर पाएगा? आज इन सभी मुद्दों के साथ करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी है। मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। अंकेश भंडारी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेटी के प्रवक्ता हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपसे करना चाहूंगी। सदन की कार्रवाई को 2 से 3 दिन कर दिया गया, क्या लगता है कि आगे के रोड मैप पर चर्चा हो गई है? निशी जी, आगे के रोड मैप पे चर्चा हो गई हो या ना हो गई हो, लेकिन प्रदेश में एक नया मुद्दा फेंक दिया गया है डेमोग्राफी चेंज को लेकर। मेरा 2-3 प्रश्न है अपने सभी पैनलिस्ट से कि आज पहाड़ और प्लेन पर चर्चा हुई, डेमोग्राफी चेंज पर चर्चा हुई। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जितने भी विधायक हुए, जितने भी मंत्री हुए अभी तक, चाहे वो कांग्रेस के हुए हों, चाहे वो भाजपा के हुए हों या और किसी दल के हुए हों, इन्होंने कितने अपने बच्चों की शादी पहाड़ में जाके की, कितने उत्सवों का निर्माण अपने गृह जनपद में किया। ये खुद पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते। हाँ। ये केवल पहाड़ की बात करते हैं, लेकिन कोई पहाड़ नहीं जाना चाहता। अभी भी आज सुबह मुझे एक कार्ड मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो भी अपनी बेटी की शादी है, तो वो बहुत पुनीत जगह से विधायक, लेकिन उनकी शादी आज जोगीवाला में हो गई, होनी है। तो ये विषय है। आप कैसे कह सकते हो कि हम उन सुविधाओं का पहाड़ों में ले जाएंगे? और ये पहाड़ और प्लेन कब तक चलाओगे आप पहाड़ों के विषय में तो चिंतित नहीं हो। आप एक बार नीचे आ जाते हो, फिर आप जाने की इच्छा आपकी नहीं है। तो ये डेमोग्राफी चेंज तो हो ही रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। आज जिस राज्य ने 25 साल में 15 साल कांग्रेस की 15 साल भाजपा की सरकार रही और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अभी तक मूल निवास पर भी चर्चा नहीं हो पाई कि हम मूल निवास कैसे निर्धारित करेंगे। मूल निवास नहीं दे पाए। पलायन की बात करते हैं। आज मुझे मुन्ना सिंह चौहान की बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे यहाँ जौनसार बावर क्षेत्र में और जो हमारे यहाँ पलायन नहीं होता है, उसका मुख्य कारण है कि उनको अनुसूचित जात शेड्यूल ट्राइब में रखा जाता है, वो अपनी जमीनों को बेच नहीं सकते और आज भी पूरा परिवार वहीं से संपादित होता है, वहीं से आते हैं जाते हैं। तो ऐसे कानून हम पूरे प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर सकते? सोचने वाला विषय है। मुद्दे बनाकर उछालने से काम नहीं चलेगा। आज पूरे प्रदेश पूरी सब सारे राजनीतिक दलों को 2 चीजें लग रही हैं कि अगर हमारा मत 3 जगह बढ़ जाएगा तो हमें किसका सहारा मिलेगा। चर्चा इस बात पे चल रही है। चर्चा इस बात पे चल रही है क्या जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे, उनको साधने की तैयारी चल रही है। आज पूरे सदन की कार्यवाही देखने के बाद मुझे तो सिर्फ यही राजनीतिक रूप से एक नए मुद्दे को जन्म देते हुए नजर आया। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं था। चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे कांग्रेस हो, सबको एक ही चिंता थी कि ये जो बाहर से लोग आए हैं ये किसके पक्ष में कन्वर्ट होंगे, किधर जाएंगे। बिल्कुल राकेश जी, और 2027 के लिए बहुत ज्यादा अहम भी हो जाता है, लेकिन छटनी और आखिरकार उनको बसाया किसने, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प विषय है। इस पर भी गहराई से बातचीत होनी जरूरी है कि आखिरकार ये बसे कैसे, किसके राज में ये बसे और कैसे इन्हें बसाया गया और कौन सा ठिकाना इन्हें खुद यहाँ पर दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय पैदा हो जाता है।
आती हूँ आपके पास राकेश जी। कमलेश जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। 3 दिन चले इस विशेष सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा जो निकलकर सामने आया डेमोग्राफिक चेंज, जिस पर अभी राकेश जी ने भी बात करी, लेकिन आखिरकार सरकार पर धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप क्यों बार बार लगता है? कमलेश जी। कमलेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, शायद कमलेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आऊंगी कमलेश जी आपके पास, लेकिन उससे पहले मंजू जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जब भी कोई चर्चा होती है, जब भी कोई बहस होती है, सबसे बड़ा मुद्दा उठता है धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, धर्म विशेष के पीछे पड़ी है सरकार, और ऐसे बहुत सारे विषय उठाए जाते हैं। आखिरकार क्यों? हेलो जी त्रिपाठी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बोलिए आप। सर्वप्रथम देव दीपावली की मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। राज्य देशवासियों को सभी को बधाई देते हुए आज मैं मुद्दे पर आती हूँ। जहां तक बात है विशेष सत्र शुरू हुआ, उसमें जो है 1 दिन बढ़ा दिया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे एहसान कर दिया गया। अरे भाई, इतना बड़ा, अगर देहरादून में सत्र शुरू हुआ पहले दिन तो निकल गया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, दूसरे दिन निकल, सुनना चाहिए, सभी की बातों को सुनना चाहिए, सभी की समस्याओं को सुनना चाहिए। और जहां तक बात हुई है अभी कि जो है जनता ने कि प्रवासियों से मुख्यमंत्री जी ने काफी उम्मीद दिलाई कि प्रवासियों को एक एक गांव गोद लेना चाहिए, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इस राज्य की प्रबुद्ध जनता ने आपको वोट दिया है और आप जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम विकास किया है मोदी जी के राज में, मोदी जी और ये डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास हो रहा, वो विकास कहाँ है? पहाड़ के लोग आए दिन पलायन कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। और बहुत अच्छी बात कही कि मतलब नेता ही अपने जो है जन्म स्थान पे रहना नहीं चाह रहे, सब भाग भाग के तो प्लेन में आ रहे हैं। तो इस तरह से धर्म और अधर्म इन सब में उलझाने की बात नहीं है। अगर कोई भी सरकार बनती है, जो है जनता उनको अपनी बहुत सारी उम्मीदों से के लिए एक सरकार चुनती है कि वो हमारे दुख दर्द को सुनेंगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 15 साल की सरकार भाजपा की है, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, पहाड़ों की स्थिति बद से बदतर है, पानी की सुविधा उन्हें मिली नहीं, बिजली पानी की सुविधा से आए दिन जूझ रहे हैं, स्कूलों में ताले लटक रहे हैं, बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है। अगर छात्र और शिक्षक नहीं रहेंगे तो विद्यालय नहीं चल पाएगा, वो मार्ग खंडहर बन के रह जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य की सुविधा आप देख ही रहे कि किस तरह से लोग परेशान होते, चौखुटिया से किस तरह से देहरादून की ओर पदयात्रा करके आंदोलन कर रहे हैं, परेशान हैं। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी वंचित है। और आप जो है मुद्दे की बात ना, बहुत दुखद बात है कि मुख्यमंत्री जी मुद्दे पर की बात करके ना करके, विकास की बात ना करके, और जो है वो प्रवासियों से उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक गांव गोद ले लीजिए। अरे भाई, आप क्या करेंगे अगर प्रवासी गांव गोद ले लेंगे, प्रवासी सब कुछ कर देंगे, तो आप क्या भ्रष्टाचार फैलाने के लिए आपकी सरकार बनी है क्या? महिला उत्पीड़न में जो टॉप 10 में नाम आया है, यही इसी को आप विकास का नाम दे रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही, उसका विकास क्या? भ्रष्टाचार। आप ये देखिए कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इनकी शासन और प्रशासन व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि 2 दिन का पहले सत्र डिक्लेयर हो गया था, राष्ट्रपति जी हमारे शहर में आई, सारे स्कूल बंद कर दिए गए। ये क्या दर्शाता है कि छोटे छोटे बच्चों को आपने शिक्षा से वंचित कर रखा है। और उसके बाद आपका फेल है, अपने आप को फेल समझ रहे हैं। आपकी शासन प्रशासन व्यवस्था ऐसी नहीं है कि बच्चों को जो है कस्टडी दी जा सके या उनको संभाला जा सके। आपने विद्यालय ही बंद कर दिए। आप बताइए, इन्वेस्टर सबमिट हुई,
3 दिन विद्यालय बंद रहे, जो है देहरादून के सारे स्कूल। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के इसी यही कारण है ना कि विद्यालयों में ताले ठीक है लटक मंजू रहे जी, हैं। ठीक है मंजू जी, आपके बहुत इस सारे तरह सवाल हैं, से- एक एक करके जवाब भी ले लेते हैं ना। कमलेश जी, जवाब चाहूंगी आपसे, और साथ ही साथ जो मेरा सवाल आपसे था, शायद कनेक्शन खराब होने के चलते आप तक वो मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन शायद आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी अब। कमलेश जी, मेरा सवाल ये था कि 3 दिन का विशेष सत्र चलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर विपक्षी विधायक की तरफ से उठाया गया कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार धर्म की राजनीति सरकार क्यों कर रही है? आखिरकार ऐसे क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर? मेरी आवाज आ रही है आपको सही जी तरीके बिल्कुल से? बिल्कुल। जी जी, क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी इसलिए मुझे उस समय सुनाई नहीं दिया, अभी भी बहुत कट रही है आवाज। खैर कोई बात नहीं, आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। आपने कहा कि जो विशेष सत्र था ये क्यों किया गया, इस पे राजनीति क्यों हो रही है। देखिए ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि आज हमारा जो प्रदेश है वो 25 कमलेश वर्ष जी, का हुआ है। विशेष सत्र आज नहीं, विशेष धर्म को टारगेट करने का आरोप जो आप पर लग रहा है, इस पर चर्चा आखिरकार क्यों हो रही है, वो भी सदन में? अच्छा, आपका सवाल मेरे ख्याल से विशेष धर्म को लेकर के है जी शायद। जी जी बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस क्योंकि एक विशेष धर्म के पीछे पीछे रही है हमेशा, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जब अपना उद्बोधन वहां विधानसभा के अंदर दिया और उसमें उन्होंने स्पष्ट करा, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण कोई भी करे, वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी सरकारी संपत्ति, अपनी जो संपत्तियों पर लोग चाहे काली चादर, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर डाल करके उसपे जो कब्जा करते हैं और उसके बाद वहां पर गलत धंधे किए जाते हैं, उसके बाद वहां पर बरसों बरसों तक गलत तरीके से वहां जो है नशा बेचने का काम किया जाता था। अगर ऐसी जमीनों को हम वापस ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो साथ देना चाहिए कि भाई सरकारी संपत्ति को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस कर रही है, ले रही है और ऐसे लोगों से छुटकारा दिला रही है जो लोग यहाँ पर माहौल को खराब करने का काम करते हैं, वातावरण को खराब करने का काम करते हैं, उसमें कोई भी हो। मुझे लगता है कि केवल कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है कि विशेष धर्म का नाम लो, विशेष वर्ग का नाम लो और अपनी राजनीति को लेकिन चमकाने का काम मुद्दा करो। तो आपने नहीं आज- दिया ना कमलेश आज जी। हम नजर- मुन्ना सिंह जी। चौहान ने बनभूलपुरा का जो एग्जाम्पल दिया है डेमोग्राफिक चेंज में, आखिरकार इससे क्या कुछ समझा जा सकता है? मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, बिल्कुल मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपका। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि पीसीआर एक बार इनकी ऑडियो चेक करें और जल्दी से इनके कनेक्शन को दुरुस्त करें, और फिर से मैं कमलेश जी आपसे बातचीत करूंगी। बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार से यहाँ पर दागे जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंकेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 दिन चले इस विशेष सत्र में आपको क्या लगता है कि क्या निचोड़ निकलकर सामने आया जो प्रदेश की भलाई के लिए? सबसे पहले तो समस्त प्रदेशवासियों को रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं जो 9 नवंबर को आने वाली है, और उसके बाद देव दीपावली है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित जी, जहाँ तक बात है इस 3 दिवस के जो विशेष सत्र चला उसमें क्या प्रदेश को मिला या क्या निष्कर्ष निकला, जहाँ तक बात है आप सदन की कार्रवाई आपने भी देखी होगी कि किस तरह से कुछ विधायकों के द्वारा ये भी कहा गया कि जो है कि विधायक निधि से 15% कमीशन अधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो पहले जनता के सामने आया इन 25 वर्षों का। और दूसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, पलायन जैसे तमाम जो मुद्दे हैं। अस्थायी राजधानी की भी बात आई कि अस्थायी राजधानी इन 25 वर्षों में जब हम आज एक युवा प्रदेश में हम हैं, जो युवा होने को आतुर है, उस प्रदेश में जब हम हैं और वहाँ आज तक जो है कि इन 25 वर्षों में हम एक अस्थायी राजधानी तक नहीं मिल पाई, तो हम कैसे इन लोगों से उम्मीद लगाए बैठेंगे कि ये हमें जो है हमारी व्यवस्था सुदृढ़ करके देंगे। आप स्वास्थ्य के लिए देखिए ना, आप इस प्रदेश में जो है देहरादून में आप विशेष सत्र आयोजन कर रहे हैं और पहाड़ पर्वतीय अंचलों से लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए आज भी जूझ रहे हैं। वो लोग आज भी वहाँ से जो है 300-350 किलोमीटर पैदल चल करके, आपने देखा होगा जब यहाँ देहरादून पहुँचते हैं तो शासन का क्या जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने की। लेकिन प्रशासन ने क्या किया, उन्हें जोगीवाला चौक पे आप पुलिस जो है 150 पुलिस के जवान आप वहाँ भेज देते हैं, और वो महिलाएं जो नंगे पाँव चलकर उतनी दूर से अपनी सिर्फ एक मांग के लिए आ रही हैं, वो भी ऐसी मांग जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। वहाँ पे जो आज जो पहाड़ों में जो पलायन, यदि कुछ लोग रह भी रहे हैं तो उनके कारण पहाड़ आबाद हैं,
लेकिन उनके लिए आप क्या करते हैं, वहाँ पे पुलिस भेज देते हैं, वैन भेज देते हैं, और वहाँ पे महिला कांस्टेबल तक नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए, और आप उन्हें जो है वैन में डाल देते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार देखिए आप क्या इस प्रदेश में आप मैसेज दे रहे हैं। और इन 25 वर्षों का आकलन हम देखें तो आज आप भूमाफिया आपने पैदा कर दिए, आपने यहाँ पे खनन माफिया आपने पैदा कर दिए, यहाँ पे आपने जो राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, उस तरीके के जो राजनीतिक माफिया हैं, वो उनका जो एक कोकस है उसको आपने संरक्षित कर दिया। ड्रग्स माफिया आपने इस प्रदेश को दे दिया, और इस तरह के तमाम जो शराब आप देखिए आज प्रदेश में जो है प्रत्येक गांव-गांव तक शराब आपने पहुंचा दिया। ये 25 वर्षों का सरकार का वो है, जो सरकार ने जो दिया इन 25 वर्षों में, तो सरकार ने 25 वर्षों में न दवाइयाँ दी, न रोजगार दिया, न शिक्षा की बात की, न स्वास्थ्य की बात की, लेकिन हाँ शराब की जरूर, शराब जो है आपने घर घर तक पहुंचा दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुझे लगता है कि अभी तक की कामयाबी होगी इस प्रदेश में। और आज ऋषिकेश में खारा स्रोत में आप देख रहे होंगे निशी जी कि किस तरह से पुलिस बल के संरक्षण में 150 पुलिस के जवान आपने, पब्लिक जो सर्वेंट है आपने जो है, जनता का पर डे का आप पैसा भी लगा लें तो कम से कम मुझे लगता है कि उस ठेके से इतनी कमाई नहीं होगी जितनी आपने उसको संरक्षण दे करके पब्लिक का पैसा वहाँ फूंक दिया है। तो इस प्रदेश में आप किस तरफ ले जा रहे हैं ये आपकी। और जहाँ तक रही बात डेमोग्राफिक चेंज की, तो उत्तराखंड क्रांति दल तो पहले से कहता रहा है। आपने इस प्रदेश में आज आप देखिए, जब रायपुर में 2022 में चुनाव हुए थे उस समय 35% कहाँ से वो लोग आ गए, कौन है वो लोग जो आए थे। तो इस प्रकार भूलपुरा का जो हल्द्वानी का जो मामला है, इस तरह के तमाम प्रदेश में आप देखिए। अभी हालांकि इससे पहले हमने एक डिबेट की थी सहसपुर के, देहरादून में ही जो है सहसपुर में हमने तमाम 28-29 गाँव के हमने जिक्र किया कि जहाँ जो है किस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। तो एक धर्म विशेष नहीं, उसके अलावा भी इतर जो अन्य प्रदेशों से अन्य लोग आ रहे हैं। देखिए आप देखिए, भारत देश जो देश है, यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को रहने का अधिकार है, लेकिन वो किस तरीके से रह रहा है, कैसे रह रहा है, ये सरकार का विषय है। सरकार प्रशासन को देखना पड़ेगा। और इसमें सरकार की विफलता ही बताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस पर एक्शन ले, मैं एक बात या और तो राज्य की सरकार की विफलता है। आज आप देखेंगे SIR की बात चल रही है, पूरे देश में चल रही है, भारतवर्ष में पूरे SIR की बात चल रही है, और वोट चोरी की जो बात चल रही है वो इसी को लेकर के भी है। देखिए SIR, एक व्यक्ति यहाँ भी वोट दे रहा है, वो अपने मूल जगह भी वोट दे रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। हम तो इस चीज को कह रहे हैं, देखो डेमोग्राफिक चेंज यही तो है, और क्या है। आप यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ विधानसभा में आप चुनाव में वोट दे रहे हैं, आप बिहार जा रहे हैं वहाँ भी आप चुनाव में वोट दे रहे हैं, आप गुजरात जा रहे हैं आप वहाँ भी चुनाव में वोट दे रहे हैं। तो देखिए आप दूसरी बात, इस प्रदेश में अभी तक जो है, जो हमारे जो मूल मुद्दे हैं वो अभी तक गौर नहीं हुए। अभी हमारे राजनीतिक जो हमारे मित्र हैं मिश्रा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमने जो यहाँ पे उसको लेकर के जो शेड्यूल 5 की जो हम बात करते हैं, यदि जैसे उन्होंने उनकी बात की, चौहान जी की जो बात की उन्होंने कि भाई ST जो उन्होंने बनाया है वहाँ पर, ST लोग जिन्होंने जो है कि उनके लिए एक विशेष वो बनाया है, उसे अपने ज़मीन नहीं बेच सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आज वहीं पलायन नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में हम पहले से ये कहते आए हैं कि शेड्यूल, यदि शेड्यूल पूरा आप 5th शेड्यूल को यहाँ पे लगा दें तो ये स्थिति पूरे उत्तराखंड में हो जाएगी। पहाड़ में आप जमीन नहीं बेच पाओगे, खरीदेगा कौन। आप जब आप लोग स्वयं जमीन नहीं बेच पाओगे तो बाहर वाला कैसे खरीद लेगा। तो यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल यहाँ पर अंकेश जी निकलकर सामने आता है कि आखिरकार डेमोग्राफी चेंज को लेकर सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है। लेकिन प्रेम पंचोली जी, मैं आपसे यही सवाल के साथ चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। बोलिए। हमने कब बोला कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको सरकार ना निकाले? हमने कब बोला कि उनको आप पैसा निकाले? आप विशेष की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक एरिया को कैसे ये सवाल सत्ता से किया जाना चाहिए। बोला कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको सरकार ना निकाले? हमने कब बोला कि उनको आप पैसा निकाले? आप विशेष की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक एरिया को कैसे ये सवाल सत्ता से किया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन में चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि तू मैं की राजनीति में क्या प्रदेश के साथ राजनीति हो रही है, क्या प्रदेश के विकास पर राजनीति हो रही है, क्या प्रदेश के विकास पर मंथन जरूरी नहीं है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके साथ हम लोग चर्चा करें। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। प्रेम पंचोली जी का रुख करूंगी। प्रेम पंचोली जी, जानना चाहूंगी, 3 दिन का सत्र चला, एक पत्रकार के तौर पर आप इस सत्र को किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रदेश के विकास में ये 3 दिन का सत्र बहुत बड़ा योगदान देगा, या फिर ये फिर तू मैं की राजनीति के साथ ही सिमट चुका है? निशी, मैं एक बात से बहुत खुश हूँ कि 25 साल में मैंने बहुत सारे सदन देखे। हम सदन के अंदर जाते हुए कभी गुस्सा होता तो
हम वापस आ जाते हैं। उन्हीं गुस्सा भी अपने लोगों से होता है, क्या करें, फिर बाहर आकर के हम उनको सुना भी देते हैं। लेकिन इस बार मुझे इस बात की खुशी हुई कि जन मुद्दों पे लोगों ने बोला है वहाँ पे। चाहे भुवन कापड़ी ने ये बोला कि 15% लिया जा रहा है, या विनोद चमोली ने ये बोला कि मूल निवास की जरूरत है, या मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह जी ने आर्टिकल 15 आर्टिकल 19 की बात की है। हाँ। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 की बात करना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जब हम डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं सदन के अंदर, तो ये जो बातें हुई है ये जन सरोकारों से जुड़ी हुई बातें हैं। इन्हीं सरोकारों से आगे हमारे परियोजनाएं, योजनाएं, बजट, सरकार को अच्छी सरकार चलाना, लोकतांत्रिक सरकार चलाना, ये सब उसी के आगे, ये उसके क्रियाकलाप है। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए, जो बातचीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, बहुत अच्छी पारदर्शिता, सारगर्भित बातचीत हुई है। दुख इस बात का है कि सब वहां भाषणवीर बन गए। जितने लोगों ने वहां आवाज उठाई, मैं तो नाम लेके बोलूंगा कि विनोद चमोली बार बार कंधा ठोकते हैं कि मैं आंदोलनकारी, मैंने मार खाई, मैंने उत्तराखंड राज्य बनाया। हम भी कई बार उनके पास जाते तो हमसे सही ढंग से बात नहीं कर, सीधा बोलते तुमने क्या देखा, हमने देखा तब तुम बच्चे थे। क्योंकि हमारे पुराना परिचय उनसे, तो उनकी डांट भी खानी पड़ती, कभी कभी लोकल लोग हैं हम लोग आपस में। लेकिन क्या विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, प्रीतम सिंह जी, शहजाद जी ने तो एक तार्किक बोला उन्होंने, और उनका जवाब नहीं 69 लोगों के पास, 69 लोगों का कोई जवाब नहीं। और जो 1 दर्जन विधायक है उनके पास, 1 दर्जन मुख्यमंत्री हैं पिछले, उनके पास भी जवाब नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने वहां ये सवाल उठाए, सिर्फ सवाल उठाए, सदन के अंदर आप संकल्प प्रस्ताव ला सकते हैं। आपको ताकत दे रखी कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको चुनाव, आपको वोट दिया लोगों ने, इसलिए दिया कि जब आप सदन के अंदर जाएं तो आप सदन के अंदर गाल न बजाएं, जो आप गाल बजाएंगे उसी के अनुरूप आप संकल्प प्रस्ताव लाएंगे। क्यों नहीं लाया? अगर मूल निवास पे संकल्प प्रस्ताव विनोद चमोली लाते और बाहर आकर के दरवाजे पे, विधानसभा के दरवाजे पे बैठ जाते कि मेरे संकल्प प्रस्ताव पे डिबेट होनी चाहिए, तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष उस पर डिबेट नहीं करवाते, या दूसरे प्रतिपक्ष के नेता उस पर डिबेट नहीं करवाते, या उस पर बात आगे नहीं बढ़ती सदन के अंदर। उस सदन से ऊपर क्या है? अगर सदन के अंदर आपने भाषण दे दी, एक ने अच्छा तर्क दे दिया, वितर्क दे दिया, ताली बज गई, वहां से वीडियो, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी छोटी क्लिपिंग लोगों ने अपने फेसबुक में डाल दी। अब आप ये बताओ कि इस भाषा को, इस बात को पब्लिक में कौन बताएगा कि वहां इन्होंने सिर्फ भाषण वीर बने ये लोग। इन्होंने कानूनी कार्रवाई, जिसको जो विधायिका की जो रूपरेखा है, जो विधायिका की जो मर्यादा है, उस मर्यादा पे भी लोगों ने काम नहीं किया। मुन्ना सिंह चौहान जैसा व्यक्तित्व, उन्होंने एक एक चीज कॉन्स्टिट्यूशनली बोली है। अगर प्रीतम सिंह जी ने आर्टिकल 15 की बात की है, तो मुन्ना सिंह चौहान ने, ठीक है, वो सत्ता के आदमी, उन्होंने बोला आर्टिकल 19 की बात करता हूं। आर्टिकल 19 भी तो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है ना। बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल 19 के अंत में जब आप आओगे, हर चीज का राइट की बात करता है कि आप देश के अंदर कहीं भी रहेंगे, आप वहां संगठन बना सकते हैं, बिल्कुल, वो ओवरऑल आ जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता उसमें है। लेकिन लास्ट में उसका ये है कि आप जब वहां स्थायी रूप में रहेंगे, अस्थायी नहीं, स्थायी रूप में वहां रहने रहेंगे, तो उस आधार को सोचने के लिए राज्य को विवश होना पड़ेगा। तो इस पे ही विनोद चमोली की बात आगे बढ़नी चाहिए, इस पे संकल्प प्रस्ताव आना चाहिए। कौन है इनके साथ लोग? तो मुझे दुख इस बात का है कि, खुशी इस बात की कि पहले बार एक अच्छी बात बोली गई है, और ये भी पूरा इस सदन में ये प्रमाणित हो चुका है कि 15% जो भुवन कापड़ी जी ने कहा है, सदन के अंदर अगर बोला है तो प्रमाणित है, उसके कोई एविडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। 15% जो हमारे अधिकारी लेते हैं या विधायक लेते होंगे, जो भी लेते होंगे, तो यानी कि 1 लाख के विधायक में से जो है 15 लाख रुपए जा रहे हैं। तो वो 15 लाख कहाँ जा रहे हैं, वो किसको जा रहे हैं, वो तो अब यही बताएंगे जो चुनाव जीत करके वहां जाते हैं सदन के अंदर। तो ये बड़ा सवाल है। अच्छा होता है कि सदन के अंदर मूल निवास और जो भू कानून और जो दूसरे सवालों पे इन लोगों ने बातचीत की है। आप बताओ, शहजाद के सवाल का जवाब है सर 69 लोगों के पास, किसी के पास नहीं है जवाब। आप बताओ कि जितने भी 9 जिलों के विधायक हैं, सबके घर देहरादून और हल्द्वानी में है। एक विधायक अगर अपने बेटा बेटी या अपना चूड़ा कर्म जो भी कुछ फंक्शन करते हैं लोग, अपने गांव में करें, गांव के नजदीक के शहर में करें, ठीक है, शहर में तुम थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजी का सारी चीजें सुविधाएं होती है। अगर एक विधायक गांव में रहता ना, तो उस गांव की सड़क भी अच्छी हो जाएगी। उस गांव में डीएम को आना पड़ेगा फाइल लेकर के
कि विधायक जी ने बुलाया है, तो डीएम क्यों जाएगा वहां? वो फट अपनी गाड़ी उठाता देहरादून आ जाता है। तो प्रत्येक जिले से देहरादून की सड़क अच्छी है, लेकिन जिले के गांव के अंदर आप जब जाएंगे तो उस शहजाद ने सही तो बोला कि मैं जब से विधायक हूं तब से मैं अपने गांव में हूं। कोई जवाब है तो बताओ ना। और ये तो एक फिनोमेना है कि पहाड़ मैदान, वो तो एक वोट को इधर उधर गड़बड़ गड़मड़ करने का ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक मजाक है। वो तो वोट को इधर उधर करने की बात है। यानी कि पहाड़ मैदान की राजनीति इससे हटकर है। वो तो सब झूठी बातें हैं। मैं बताऊं आपको, पहाड़ से जो पानी के साथ जो उपजाऊ मिट्टी बह करके आती है, वो मैदानों में उपजाऊ बनती है और अच्छी फसल पैदा करती है। फिर वही फसल लद करके उस प्रोसेसिंग करके हम पहाड़ में खाना खाते हैं उससे। तो हमारा तो परस्पर संबंध है। इस सेंटिमेंट को समझने की जरूरत है। इस सेंटिमेंट को नहीं समझ रहे हम लोग। अब वो उनको तो बेचारों को वोट चाहिए। हाँ। मैं तो बेचारा इसलिए और यही प्रदेश की जनता को समझने की भी जरूरत है और राजनीतिक बहकावे में आकर इस तरीके की जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरे साथी नाराज हो जाएंगे। इसी बात को तो यूकेडी ने समझाना है। तो यूकेडी भी वैसे ही कर रही है जैसे कांग्रेस भाजपा कर रही है। क्यों नहीं समझाते? कॉन्स्टिट्यूशनली जो बात है, इनके जो ये भाषण वीर बने सदन में, अब जाओ ना उस जिस वीडियो पे गांव में आम आदमी को नहीं है पता कि संवैधानिक चीजें क्या होती है। पता मतलब अगर चाहे वो टाइम नहीं उनके पास, सुबह अपने खेतों में खपते हैं। तो यूकेडी का काम है कि एक एक व्यक्ति को समझाए कि ये झूठ भाषण है इनका। इनको तो लिखित में प्रस्ताव लाना चाहिए वहां पे, संकल्प प्रस्ताव। देखो समय बहुत कम है, लेकिन इसी विषय पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो यूकेडी के पास तो अभी बहुत समय है, क्योंकि 2027 नजदीक है, तो अभी भी चांस बचता है यूकेडी के पास। क्योंकि यूकेडी किस तरीके से कार्य कर रही है, एक मौका जनता भी देना चाहती है। लेकिन अगर यूकेडी सफल रूप से उन लोगों के बीच पहुंचे, उन मुद्दों के साथ पहुंचे, तो हो सकता है कि किस्मत पलटी जा सकती है। कांग्रेस बीजेपी से उठकर भी कुछ सोचा जा सकता है और प्रदेश की जनता इस विषय पर सोच भी सकती है। कमलेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। पहले आवाज नहीं मिल रही थी, अब आवाज सही आ गई है। मेरी आवाज भी आ रही होगी, आप तक पहुंच रही होगी। बिल्कुल। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करती हूँ। और क्योंकि रजत जयंती के अवसर पर आपने विशेष सत्र की जो विधानसभा में चला है उसके बारे में आज यहाँ डिबेट हो रही है, तो मैं अपने शहीदों को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने उन आंदोलनकारियों को जो आज हमारे बीच है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देती हूँ जिनकी वजह से आज हम इस प्रदेश में बैठे हैं और बहुत अच्छे से स्वतंत्रता के साथ में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को हम अपना दुख दर्द बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम सारे तीज त्योहार मना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड आज 25वीं जो रजत जयंती मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में विशेष सत्र चला और वहां पर जो सारी बातें हुई और हमारे बड़े भाई पंचोली जी ने जो बात कही, मैं उनकी सारी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ। और एक छोटी सी सलाह मैं अपने बड़े भाई जी को ये देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि 70 के 70 विधायक केवल वहां पर जो है भाषण दे रहे थे और बयानवीर बने हुए थे। तो वाकई आप जो चीज कह रहे हैं कि बयानवीर बने हुए थे, तो क्योंकि आपको बहुत नॉलेज है, उत्तराखंड की भी नॉलेज है और संविधान की भी नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है, तो एक बार आप भी चुनाव लड़ लीजिए, आप भी विधानसभा में पहुंच जाइए। मुझे लगता है क्योंकि अगर आपको 70 के 70 विधायक बेकार लग रहे हैं कि वो कुछ नहीं, पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर बहुत दुर्दर्द रहता है। लोकतंत्र में सबको वालों को कुछ कह दो तो उन्हें मिर्ची बहुत लगती है। सारी चीजें में गलत लग रहा हूँ, वो चुनाव लड़ सकता है और विधानसभा में जाकर के अपने प्रदेश के हित के बारे में कह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पंचोली जी भाई जी हमारे बहुत सीनियर है, बड़े हैं, वरिष्ठ है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ। तो जाइए, क्योंकि आपको वाकई बहुत नॉलेज है, हम तो बहुत छोटे हैं आपके सामने ज्ञान के मामले में। अब रही बात की विशेष सत्र में वहां पर क्या क्या चला और सबने अपने अपने बातों को रखा। देखिए, लोकतंत्र का ये बहुत खूबसूरत पल है हमारे लिए। रजत जयंती के अवसर पर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के 25 साल में हमने क्या किया, दोनों सरकारों ने, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा विजन क्या है, हमारी नीति क्या है, इसके ऊपर वहां चर्चा हुई। तो ये बहुत अच्छा माहौल हमारा निकल करके आया। देखिए, तू मैं भी होगी, जब अपनी बात रखेंगे तो तू मैं भी होगी, बात भी होगी। सारी चीजें नकारात्मकता के साथ नहीं होगी, सारी चीजें सकारात्मकता के साथ नहीं होगी, कहीं ना कहीं तर्क वितर्क भी होंगे और कुतर्क भी होंगे। तो मुझे लगता है इन सब में निकल करके आता है कि हम अपने उत्तराखंड के लिए और बेहतर क्या करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लेने का काम किया, वो इस प्रदेश के हित में किया।
आज हम महिलाओं को अगर स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, चाहे हमारी यात्रा चले वहां पर वो लोगों को, यात्रियों को भोजन कराने का काम करती है अपने स्वयं सहायता समूह के जरिए। आज गांव में उन्होंने होम स्टे बना करके लोगों को, जो वहाँ पर्यटन हमारा जो पहुंच रहा है, पर्यटक पहुंच रहा है उन गाँव में देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास पर्यटक है, हमारे पास पर्यटन स्थल है, वहां पर लोग आ सकते हैं, वहां से हमारे प्रदेश की स्थिति सुधारी जा सकती है, जिस ओर सरकार काम कर रही है। आज जो बच्चे हमारे नकल के कारण बेचारे बरसों बरसों तक जो है पीड़ित थे, आज नकल विरोधी कानून बना करके एक बच्चा आज दोनों परीक्षाएं पास कर रहा है, इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि पारदर्शिता से हो रही है। उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई इस तरह की गलतियां पकड़ी जाती हैं, तो वो उसको संरक्षण नहीं दिया जाता। बिल्कुल उसको कमलेश जी, जेल इसी में भेजा ही एक जाता है। अपना पॉइंट भी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि सत्र 3 दिन चला, विपक्ष ने बहुत सारे सवाल दागे और इस बार पूरी तैयारी के साथ विपक्ष आया था सदन में। इस बात से कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष के पास जो सवाल थे वो सरकार से दागे जाने चाहिए थे, वो जनता के भी सवाल थे। लेकिन आखिरकार कमलेश जी, वो कौन से सवाल सुझाव के तौर पर सरकार ने लिए हैं जिसको आगे 25 वर्षों के रोड मैप में शुमार करने जा रही है सरकार? मैं वो सवाल की बात कर रही हूं, मुझे आप वो सवाल बताइएगा जो कि सरकार अपने रोड मैप में जोड़ेगी। एक छोटा सा इनपुट मेरा भी है जी, कमलेश बिल्कुल, जी। कमलेश जी, एक छोटा सा इनपुट, राकेश मिश्रा बोल रहा हूं मैं। हम अगर 3 बिंदुओं पर बात करें कि ये 3 दिन का सदन चला और वो 3 चीजें क्या मिली हमें, हमारे प्रदेश को, इतने संसाधन, 70 विधायक बैठे, प्रदेश का नेता बैठा, विपक्ष का नेता बैठा, तो वो 3 चीजें क्या निकली हमारे प्रदेश के लिए, जो आगे हमारे प्रदेश के लिए आगे अच्छी रहेंगी या उन पे नीति बनेगी? ठीक है, जवाब दीजिएगा कमलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विधानसभा के अंदर और विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सरकार होती है, उसका विपक्ष का काम है उन चीजों को बताना कि हमने और आगे क्या करना है या क्या हो चुका है। तो सरकार जो काम कर रही है, अगर विपक्ष उसको बताने का काम करता है एक अच्छे तरीके से, सुझाव देने के रूप में, सलाह देने के रूप में, तो मुझे लगता है ये बुरा नहीं है। और अगर विपक्ष मजबूत होता है तो और भी अच्छी बात होती है, वो प्रदेश हित के लिए भी होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा जो विजन है, जहाँ पर लोगों को सही सुविधा देना, हमारे जो प्रवासी हैं, जो बाहर चले गए, जो पलायन करके गए, उस पलायन को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, हम अपने युवाओं को कैसे पहाड़ों में रोजगार से जोड़ सकते हैं, स्वरोजगार से, हम अपनी मातृशक्ति को कैसे वहां पर गांव में उनको एक अच्छी बेहतर सुविधा दे सकते हैं कि वो अपना बिजनेस, अपना व्यापार, व छोटे मजले जो व्यापारी है वो अच्छे से कर सके। तो आज हमें पहाड़ों को गुलजार करने की आवश्यकता है। अब अगर विपक्ष ने, अभी हमारे राकेश भाई ने कहा कि विपक्ष ने ऐसा क्या कहा, देखिए विपक्ष ने केवल और केवल ये कहा, आरोप लगाने के अलावा विपक्ष के पास पूरे सदन में आपने देखा होगा कुछ नहीं था। और जो विधायक आरोप लगा रहे थे, अगर मैं भुवन कापड़ी जी की बात करूं, तो भाई भ्रष्टाचार का बीज तो उन्होंने 2022 में विधायक नहीं बने थे तभी बो दिया था, जब उन्होंने 25 से 50 लाख मांगने का काम किया। वो वीडियो वायरल हुई और पूरे मीडिया जगत में चली, सबको पता है, पंचोली जी को भी पता है, राकेश जी को भी पता है, आपको भी पता है, यहाँ तक कि मंजू जी को भी पता है कि उन्होंने कैसे खनन के पट्टे की एवज में ये कहा कि 5-7 विधायक मंत्री तो मेरी जेब में रहते हैं, मेरी जेब में रहेंगे और मैं जब चाहे रवि। कमलेश जी, कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष ने जो भी बोला सदन में, वो कोई काम का नहीं रहा सरकार के पास। भुवन कापड़ी जी ने मुख्यमंत्री को हराया भी है, ये भी बता दीजिए कि उनकी अपने। ठीक है मंजू जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है कमलेश जी, आती हूँ आपके पास, समय कम है, मंजू जी आपके पास आती हूँ। इधर कमलेश जी ने कहा कि विपक्ष ने कुछ भी ऐसा सुझाव नहीं दिया जो सरकार के काम आए रोड मैप में, सिर्फ और सिर्फ आलोचना और तंज कसने के अलावा विपक्ष के पास और कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष बहुत मजबूती के साथ अपनी भूमिका में नजर आया। देखिए भाजपा वालों के पास बिलबिलाने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी राजेश मिश्रा जी ने और पंचोली जी ने जो बताया, वाकई अनुभवी लोग हैं। मैं उनके क्वेश्चंस का भी सम्मान करती हूँ कि आखिर में मुद्दा क्या निकल के आया। विपक्ष ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि ब्यूरोक्रेट्स आपके हाथ में नहीं है, पलायन आए दिन होता जा रहा है, महिला उत्पीड़न की बात आप देख ही रहे हैं, बेरोजगार की स्वास्थ्य सारी मूलभूत जनता ने आपको। अब आप क्यों एक क्वेश्चन ऐड ऑन किया जा रहा है आपके साथ मंजू जी, तल्क नहीं किया जा रहा है, एक क्वेश्चन ऐड ऑन किया जा रहा है। केवल एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर रही हूँ आपके बात में। ये बता दीजिए कि आपके विपक्ष नेता ने या नेता प्रतिपक्ष ने क्या सरकार को सलाह दी अगले 25 साल के लिए, बस ये बता दीजिए और कुछ नहीं।
हाँ बिल्कुल सलाह दिया। उन्होंने कहा स्थायी राजधानी घोषित करिए, बेरोजगारी रोकिए, बेरोजगारी के ऊपर किया, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध किए। इसका मतलब लेकिन आपको कैसे सब इसी बात करिएगा, से प्यार करिए। कैसे नीति, कैसे रणनीति बनाई जो जाए? उसकी नीति अभी उन्होंने पंचोली जी ने कहा नहीं कि अगर चमोली जी ने कहा तो उसको ये नहीं है कि विधानसभा में आप जो है गाल बजा के चले आए, उस पे एक्शन क्या लिया गया, क्या उस पे वो एक्शन लिया गया? विपक्ष की बातें हुई, क्या आप मुख्यमंत्री हैं, कोई उत्तर नहीं है सवाल जनता ने आपको अपना वोट बहुमूल्य वोट देकर आपको बनाया है। और अभी मेरी बहन कह रही थी कि भुवन कापड़ी जी के बारे में, अरे वो इतने स्ट्रांग ना होते, उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया होता तो जो है सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा नहीं पाते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये भी सोच लीजिए कि अपने विधानसभा में उन्होंने एक्टिंग मुख्यमंत्री को हरा के वो विधायक बन के आए हैं और उभरते हुए सितारे हैं। तो उन्होंने अगर आरोप लगाया तो उसकी प्रवक्ता और उसमें कोई गलत नहीं किया कि उन्होंने इस तरह से विपक्ष जो है, विपक्ष ने जो है सारे जन सरोकार के सारे मुद्दे विधानसभा में सत्र में उठाए हैं। अब उस पर कितना अमल किया जाता है, ऐसा ना हो कितने करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं और भाजपा सरकार जो है कान में अपने उंगली डाल के बैठी हुई हो और उस पर कोई बहुत एक्शन कम न ले। है, आप तो टाइम इसलिए मत कीजिए एक रजत दूसरे जयंती का। जो मना रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जन सरोकार की मुद्दे जो उठे हैं उन पे अमल किया जाए और जनता के हित पे काम किया जाए। ठीक है मंजू जी। राकेश जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं। देखिए, फाइनल कमेंट इसी मामले पे यही है कि दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, इन्होंने लास्ट दिन अच्छी बैटिंग की, बढ़िया टेस्ट मैच का ड्रा करके निकल गए, कोई मतलब नहीं निकला दोनों लोगों से, ना वो विपक्ष की किसी सलाह को लेकर आगे सरकार में इम्प्लीमेंट्स के लिए गए हैं और ना सत्ता पक्ष ने ऐसा कोई रोड मैप सदन से निकलते हुए संदेश दिया है कि आगे 1.5 साल या 2 साल जो हमारा समय बचा है, एक बड़ा मुद्दा दोनों लोगों ने प्लान करके सेट कर दिया है, वह है डेमोग्राफी चेंज। लास्ट दिन की बैटिंग में यही निकला है कि आप डेमोग्राफी चेंज है जिसमें 2027 तक भी ये खिंचता जाएगा और ये खींचेगा, अब आज से शुरू हो गया है डेमोग्राफी चेंज, पहाड़ प्लेन, यहीं से 2027 का मैच फिक्स हो चुका है अगर आपकी भाषा में कहूँ तो। इस तरह से किसी आस्था के ऊपर तो किया, लेकिन ये बताइए कि ये देवभूमि है, यहाँ पर जो है केदारनाथ में ठीक है, फाइनल कमेंट चल रहा है, फाइनल कमेंट चल रहा है मंजू जी, कमलेश जी, फाइनल कमेंट चल रहा है, समय दीजिएगा, समय दीजिएगा। राकेश जी, अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ, जिस तरीके से आपने मैच का जिक्र करते हुए कहा, तो हम समझ ले कि डेमोग्राफी चेंज 2027 के लिए मैच फिक्स करते हुए सदन एग्जिट हुआ है। डेमोग्राफी चेंज यही चलेगा। ये कौन कौन से शब्द हैं वो मुझे पवित्र शब्द याद नहीं आते। जितने भी सीनियर है सब चुनाव लड़ ले तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं, अच्छे चुनाव चले जाएंगे। हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा कमलेश जी, हम लोग चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। जनता के बीच में काम करते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने योग्य नहीं फाइनल कमेंट ले लेते हैं। चुनाव लड़ने की अंकेश जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। फाइनल कमेंट्स यही है कि इस प्रदेश को देव प्रदेश रहने दीजिए। हमारे जो वरिष्ठ 30 सेकंड में बात रखिएगा अंकेश जी, रुक जाइए, सब फाइनल कमेंट चल रहा है, आपकी भी बारी तभी आ पाएगी। जगह जगह शराब की दुकानें खोल के आती हूँ मैं आप लोगों पर। मंजू जी, कमलेश जी अपने समय में बोलिएगा। अंकेश जी 30 सेकंड। और निशी जी, मैं पहले एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी ने कुछ बातें कही यूकेडी के संबंध में, तो पंचोली जी को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ही जो है उन तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा से लड़ती रही और आज भी संघर्ष रहता है उन मुद्दों को लेकर के। चाहे पहाड़ के कोई भी मुद्दे हों, उसको लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा तत्परता के साथ रही है, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, मूल निवास हो, भू कानून हो और चाहे अस्थायी राजधानी गैरसैंण हो, वो तमाम मुद्दे हैं, चाहे चकबंदी हो, प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का मैनिफेस्टो आप चाहे 2000 से देखें और 2022 के चुनाव में देखें, आने वाले समय में भी उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे कभी बदले नहीं हैं और न बदलेंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और जहां तक बात है उत्तराखंड क्रांति दल ने किस तरीके से प्रदेश के लिए क्या किया, संघर्ष किया, क्या किया, प्रदेश तभी मिला जब उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष किया, उसकी नींव रखी, ये आप जानते हैं। और जहाँ तक विशेष सत्र की बात है, विशेष सत्र में क्या मिला, तो विशेष सत्र में वही मिला जो पहले से चलता आया, शून्य। और आज भी उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ना हमने स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर के बात की, ना मूल निवास की हमने बात की, भू कानून के जो लूप होल मतलब वो मुद्दे आज भी तमाम गौण हैं, वो सारे मुद्दे फुल स्टॉप लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, पंचोली जी फाइनल कमेंट। और आने वाले समय के पंचोली जी, तिवारी ने जो विकास किया वो फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, 20 सेकंड में बात रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि
70 माननीयों से मेरा ये निवेदन है कि भाषण आप कम दें और कागजों पे ज्यादा कार्रवाई करें कि आपके कागज की कीमत है। मतलब मैं एक सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, अगर आप संकल्प प्रस्ताव मतलब आपको एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा कानूनी संवैधानिक रूप में, तो आप अपने कागज को लिखिए किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी, किसी भी डिपार्टमेंट को, और आपका काम होगा। पर लेकिन आप भाषण देना बंद कीजिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, 21वीं सदी में हैं। फैक्टफुल बात यहाँ पर ज्यादा मानी जाती है। कमलेश जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, 20 सेकंड में बात रखिएगा। देखिए, हमें उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम संकल्पबद्ध है। डेमोग्राफी चेंज हम नहीं होने देंगे, गलत काम हम नहीं होने देंगे, युवाओं को साथ लेकर के चलेंगे, जो हमारी मातृशक्ति उसको मजबूत बनाने का काम करेंगे, उत्तराखंड के हित में काम करेंगे, विकास करने बिल्कुल अपेक्षा भी यही की जा सकती है कमलेश जी की सरकार इन 25 वर्षों के रोड मैप में यही रखे। के बाद भी जो भी हमारे प्रदेश की विकास की, ठीक है मंजू जी 10 सेकंड में आप फाइनल कमेंट। ठीक है कमलेश जी समय कम है। मंजू जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड। सहमत हूँ कि जो 70 हमारे जो विधायक हैं, विधायक पर ज्यादा ध्यान दे। वो बोलते हैं ना कि इंसान नहीं पेपर बोलता है, तो कथनी और करनी में अंतर न करते हुए जो भी भाषण देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करें, जिससे हम उत्तराखंड को जो है एक सुंदर खूबसूरत राज्य का दर्जा जैसे पहले था वैसा बना सके। नहीं तो 2027 में यही प्रबुद्ध जनता इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, माफी चाहूंगी, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज की ये चर्चा बहुत ज्यादा खास रही है। तू मैमे की राजनीति के साथ ये 3 दिन का सत्र फिर से समाप्त हो गया है, लेकिन आखिरकार प्रदेश को इन 3 दिन के सत्र से क्या कुछ मिल पाया है, ये आगे आने वाले 25 वर्षों, यानी कि हम आगे जो रोड मैप पर चर्चा करने के लिए 3 दिन का सत्र बुलाया गया था, उसके जरिए हमें देखने को मिलेगा कि आखिर सरकार किस रोड मैप के जरिए अब विकास कार्यों को गति देने जा रही है। और रजत जयंती वर्ष है और बहुत ज्यादा अहम ये वर्ष हो जाता है, और सरकार पर सभी का ध्यान केंद्रित है कि आखिरकार सरकार किन मुद्दों को ध्यान में रखेगी, किन सुझावों को अपने रोड मैप में शुमार करेगी, जिससे कि प्रदेश का विकास हो। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। हमने कब बोला कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको सरकार ना निकाले? हमने कब बोला कि उनको आप प्रशासन निकाले? आज विशेष की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट